आवाज जा रही है? आप लोग रिप्लाई करो। ओके रितिका। तो आज चर्चा करने से पूर्व पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि जो भी पढ़ाया गया है अभी तक, आज मैं व्याकरण पे पुनर्चर्चा करूंगा। मैंने यहाँ पे एक विषय लिख के रखा है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अगर इसके अलावा भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि उपसर्ग, प्रत्यय, समास, इन पर मैंने जब भी लाइव क्लासेस हुई हैं उस दौरान मैंने चर्चा की थी और उत्तर भी मुझे मिला था। तो आज अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा इससे पूर्व अगर उपसर्ग, प्रत्यय और समास को लेकर किसी के मन में कोई भी प्रश्न है तो पहले मुझसे पूछ सकता है। किसी के मन में कोई प्रश्न चैट के माध्यम से पूछो आप लोग। उपसर्ग, प्रत्यय और समास को लेकर कहीं किसी को कोई परेशानी है तो मुझसे पूछ सकता है। रितिका, सहेलिका, कौशल, आज मैं पहली बार क्लास में देख रहा हूं आपको। श्रेयांशु, क्या कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो अब हम लोग चर्चा करेंगे आज फिर से पुनर्चर्चा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो मैंने बार बार बताया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा YouTube पर वीडियो क्लिपिंग, तो उसमें मैंने बताया था कि वाक्य को दो भागों में बांटा गया था। एक था अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और दूसरा था रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद है ये कक्षा 9 का विषय है जिसे आप लोगों ने पढ़ा है। और जब अर्थ के आधार पे जब था तो 9, और जब हो जाएगा रचना के आधार पर वाक्य के भेद तो हम लोग अगली कक्षा में अर्थात कक्षा 10वीं में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है, मैंने बार बार आप लोगों से कहा है कि किसी विषय के अर्थ को जानिए। यानी यहाँ पे मान लीजिए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो हमें ये जानना होगा कि यहाँ पे जो वाक्य का भेद करेंगे हम, जब वाक्यों को पहचानेंगे किस आधार पर पहचानेंगे, तो उससे निकलने वाले अर्थ के आधार पर। मैं एक सामान्य सा उदाहरण आप लोगों को देता हूं। मान लीजिए मैंने आप लोगों से पूछा कि आप लोग कृपया एक एक करके अपना नाम बताइए और अंत में मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो ये कौन सा वाक्य का भेद है? इस वाक्य से किस अर्थ की ओर इशारा होता है या संकेत होता है या अभिव्यक्ति होती है? कौन सा वाक्य होगा ये? और सामान्य से कर दो, आपका नाम क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये अर्थ के आधार पे वाक्य का कौन सा भेद होगा? मैं लिख रहा हूं यहां पे। मैंने ये एक लिखा और एक वाक्य लिख रहा हूं यहां पे। बताइए, पहला आपका नाम क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह है, वो वाक्य का कौन सा भेद है? और दूसरा जो है मेरा नाम मोहन है, मान लीजिए मैंने एक उत्तर लिखा है
दोनों वाक्यों के भेदों के बारे में बताइए आप लोग, कौन किसका भेद है? लिखिए आप लोग। कोई जवाब नहीं? चैट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं। वेरी गुड, पहला है प्रश्नवाचक वाक्य। कैसे पता चला? क्योंकि यहां से जैसे ही हम इस पंक्ति का अर्थ देखते हैं, इस वाक्य का अर्थ देखते हैं, वेरी गुड सहेलिका, तो यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है हमसे, यानी ये वाक्य जो है इससे प्रश्न की अभिव्यक्ति होती है, तो इसलिए हो गया ये प्रश्न। तब दूसरा क्या हो जाएगा? जहां मैंने उत्तर दिया है कि मेरा नाम मोहन है, मान लीजिए, पहला सही उत्तर आप लोगों ने दिया है प्रश्नवाचक। दूसरा का क्या होगा? वेरी गुड, विधानवाचक। क्योंकि एक सामान्य कथन है, ये कथनात्मक जिसको भी हम कहते हैं, माने हम लोग बोलचाल की भाषा में या अपने दैनंदिन जो जीवन है हमारा प्रतिदिन का, उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए हो गया ये कथनात्मक या विधानवाचक। तो एक चीज मुझे लग रही है कि आप लोगों ने इन विषयों को पढ़ा है। अब मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं। मोहन को खाना नहीं देना है, कौन सा भेद है ये? नकारात्मक, वेरी गुड, ये है नकारात्मक। क्यों? क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं एक शब्द का प्रयोग किया गया है नहीं। नहीं शब्द किस अर्थ को बोध कराता है? यानी नकारात्मकता का बोध कराता है, यानी नहीं देना है, नहीं करना है, मत जाओ। यानी जहां पे भी किसी कार्य में जब बाधा उत्पन्न किया जाए या मना किया जाए, तो वहां पे कौन सा वाक्य होता है? नकारात्मक होता है। इसके अलावा मैं फिर एक लिख रहा हूं उदाहरण। सीता अब पढ़ने बैठो। सीता अब पढ़ने बैठो, यानी जैसे ही इस वाक्य को देखेंगे तो अब क्या लगेगा? सहेलिका कैसे विधिवाचक? रितिका, मैंने कहा रितिका आप पढ़ने बैठो, या मैंने सहेलिका को बोला कि सहेलिका आप पढ़ने बैठो, बोलो मैंने आप लोगों को पढ़ने बैठने के लिए कहा, तो ये विधिवाचक है? नहीं, यहां पे एक आदेश या आज्ञा आपको दी जा रही है। यहां पर क्या है? आप लोग को एक आदेश दिया जा रहा है
इसीलिए इसका क्या नाम है, एक विधिवाचक। विधिवाचक क्यों नाम है बताओ तो? आज्ञार्थक क्यों लिख के बजाय आप लोगों ने विधिवाचक बोला? क्यों विधिवाचक है ये? विधिवाचक का अर्थ क्या है? विधि का अर्थ क्या है? आप लोगों ने सबने लिखा विधिवाचक आज्ञार्थक के जगह पे। विधि का अर्थ क्या होता है? क्या अंतर है विधि और विधान में? इसीलिए मैं जब बता रहा था तो क्या आप लोगों को बता रहा था? आज्ञार्थक के संदर्भ में बता रहा था। लेकिन आप लोगों ने लिखा, सहेलिका और रीतिका दोनों आप लोगों ने लिखा है विधिवाचक। तो विधिवाचक का अर्थ मुझे बताइए। अगर कहीं पे ऐसी कहीं असमंजसता की स्थिति आ जाए या कभी पूछे आप लोगों से कि विधान और विधि में क्या अंतर है, क्या बताएंगे आप लोग? समास पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग देख रहे थे कि समास विग्रह के आधार पर समास का निर्णय कर रहे थे। उसी प्रकार यहाँ पे विधिवाचक आज्ञार्थक या विधिवाचक है और वहां तक कथनात्मक या विधानवाचक। मैंने आप लोगों को ध्यान देना होगा कि मैंने जब पढ़ाया विधानवाचक या कथनात्मक, वहां मैंने कहा था वो सामान्य कथन होता है। और विधि जो होता है, देखिएगा दो शब्द हम लोग सामान्यतः अपने जीवन में सुनते आते हैं कि ये विधि का विधान है। विधि का विधान माने कहीं ना कहीं विधि का अर्थ जो होता है वो हम ईश्वर के संदर्भ में लेते हैं या भगवान के संदर्भ में लेते हैं, यानी एक अज्ञात सत्ता के संदर्भ में लेते हैं जिसके आदेशानुसार या जिसके आज्ञा अनुसार क्या होता है, ये पूरी सृष्टि चलती है या जो भी हमारा सामान्य जीवन है, जो मैंने कहा था इसलिए दैनंदिनी यानी रोजमर्रा की जिंदगी जो है हमारी चलती है। विधि और विधान में ही अंतर है। हम लोगों ने देखा होगा कि हमेशा बोलचाल की भाषा में हम लोग सुनते हैं कि सारा विधि का विधान है। विधि माने विधाता, ईश्वर, अज्ञात सत्ता। अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर कह सकते हैं, अन्यथा हम कह सकते हैं कि अज्ञात सत्ता, प्रकृति भी कह सकते हैं। क्योंकि हिंदू शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्वों से बना शरीरा, यानी हवा, जल, ठीक है, अग्नि, मिट्टी और आकाश। यानी देखना कि जब हिंदू शास्त्र के अनुसार जब अंतिम क्रियाकर्म किया जाता है तो क्या होता है, इन्हीं 5 तत्वों में हमारा शरीर जो विलीन हो जाता है। और ये सारे तत्वों का संबंध किससे? प्रकृति से है। प्रकृति भी कहीं ना कहीं, धरती माता कहते हैं हम लोग, तो प्रकृति भी कहीं ना कहीं एक सत्ता है। तो यहां पर क्या है, विधि का अर्थ यही है, इसीलिए इसको क्या है नाम दिया गया है आज्ञार्थक भी। ये दोनों जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब स्पष्ट हुआ कि विधि और विधान में क्या अंतर है। इसको लेकर किसी के मन में कोई प्रश्न? नहीं तो फिर हम लोग अगला भेद पढ़ेंगे। एक बार और रिपीट कर दे। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं। यहाँ क्या विधान और यहाँ क्या विधि, ये मान लीजिए दोनों अभी दोनों शब्दों में उपलब्ध है वाचक शब्द। तो यहाँ क्या है, विधान था। विधान माने सामान्यतः जो जीवन शैली हमारी, जो मैंने बार बार कहा, या रोजमर्रा की जिंदगी है, या कथोपकथन जिसको हम लोग कहते हैं, सामान्य कथन कहते हैं, माने व्याकरणिक संदर्भों में, माने आम जीवन जीने के दौरान हम जिस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जिस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं एक दूसरे के साथ विचार विनिमय करने के लिए, वो सारा हो जाता है विधान। लेकिन ये जो विधान किया गया है, जिसका प्रयोग हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है, किसकी सृष्टि है ये किसकी इच्छा अनुसार या किसके आदेशानुसार? इच्छा यहाँ पे कहना खूब सटीक नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे कहें किसके आदेशानुसार या किसके आज्ञा अनुसार ये सभी चीजें हो रही हैं, तो यहाँ पे विधि
जो शब्द है जिसपे मैंने चर्चा की अभी कि इसका कहीं ना कहीं अर्थ एक अज्ञात सत्ता या ईश्वर कह ले या भगवान कह ले, जो भी कहे, उससे लिया जाता है कि उन्होंने ही पूरे संसार की जो है सृष्टि की है, रचना की है, और उनके आदेशानुसार या उनके आज्ञानुसार ही सब कुछ चलता है। यानी जो भी विधान हुआ है वो सब विधाता की देन है, यानी विधि। अब स्पष्ट हुआ? ठीक है, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग ने देखा अभी कथनात्मक या विधानवाचक, नकारात्मक या निषेधवाची, आज्ञार्थक या विधिवाचक और प्रश्नवाचक। अब है इच्छावाचक। इच्छा का अर्थ क्या होता है? ये जो शब्द है इच्छा, इसका अर्थ क्या होता है? चाहत। इसका अर्थ क्या है? चाहत, कुछ चाहना, पाने की कामना। तब यहां पर क्या है कि जब, चलिए आप लोगों से संबंधित एक वाक्य यहां पे लेते हैं हम लोग। जब आप लोग अपना फाइनल असेसमेंट दिए थे यानी 9 का, तो आप लोग सबकी इच्छा क्या थी, चाहत क्या थी? असेसमेंट के बाद जो भी मूल्यांकन हुआ था उसके बाद आप लोग की इच्छा क्या होती है कि आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिले? सबकी यही चाहत होती है। तो जब सबकी यही चाहत होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? इस बार तो अच्छे मार्क्स मिल जाए, इस बार अच्छे मार्क्स आ जाए, यानी प्राप्तांक। मार्क्स को हम लोग कह सकते हैं प्राप्तांक, यानी परीक्षा का परिणाम जो है इस बार, या मूल्यांकन का जो परिणाम है अच्छा हो जाए। तो ये हमारी क्या होती है? इच्छा होती है या चाहत होती है। माने इन वाक्यों का जो प्रयोग ही होता है अपने लिए भी हो सकता है और दूसरे के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई मित्र बाहर जा रहे हैं, या आप अपने अलावा अपने मित्र के भी अच्छे परिणाम की इच्छा रखते हैं या कामना रखते हैं या चाहत रखते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि सिर्फ इसका अर्थ ये नहीं होता है इच्छा का कि सिर्फ अपनी चाहत या इच्छा से ये सीमित होता है। नहीं, यहाँ इच्छा शब्द का जो अर्थ है वो व्यापक है, वो अपने लिए भी हो सकता है और दूसरों के लिए भी हो सकता है। जैसे हम लोग कई बार क्या कहते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, क्या कहते हैं हम लोग? या आपकी यात्रा शुभ हो। तो यहां पर क्या है, सिर्फ हम लोग अपने व्यक्तिगत तक सीमित नहीं है, यहां समष्टिगत है। माने हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारी जो सोच है वो व्यापक है। तो आप लोग देखिएगा अभ्यास पुस्तिका में कई और उदाहरण भी दिए गए हैं। तो ये मैंने सामान्य अर्थों में बताया कि जैसे हम लोग की जो इच्छा होती है, छात्र जीवन है अभी तुम्हारा, तो जैसे क्या चाहते हो कि जब भी कोई मूल्यांकन होता है वहां पे अच्छे परिणाम आपको मिले, या आपके मित्रों को भी अच्छे परिणाम मिले, या इसके अलावा भी कई उदाहरण हैं। कहीं कोई जा रहा है तो बोलते हैं हम लोग कि आपकी यात्रा शुभ हो या आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो इस तरह के जो भी आपको वाक्य मिलेंगे जहां पे इच्छा का बोध होगा उसे हम कहेंगे इच्छावाचक वाक्य। अब देखिए अगला ही है छठा जो भेद है, संदेहवाचक। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ये संदेह शब्द का अर्थ क्या है। मैंने बोला ना कि आप लोग अगर पहले अर्थ को जान ले, और यहाँ इत्तेफाक से देखिए अर्थ के आधार पर ही वाक्य के भेद हम लोग पढ़ रहे हैं, तो देखिएगा जो भी भेद है उसी भेद में
उसका उत्तर भी छिपा हुआ है। अगर उसके अर्थों को हम लोग समझ जाए, उसके माध्यम से जो भी व्याकरण करता है, जिन्होंने भी इन सभी चीजों की खोज की है या इनकी रचना की है, तो कहीं ना कहीं उनका एक उद्देश्य रहा है। तो यहाँ पे वाक्यों में ही आपको अर्थों को खोजना है। तो सबसे पहले अगर उसके भेदों के बारे में हम जान जाए तो पहचानना आसान होगा। संदेह का अर्थ क्या होता है? शक। संदेह का अर्थ क्या है? शक। तो जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई भी, मैं भी हो सकता, आप लोग भी हो सकते हैं, सभी की बात होती है, तो कब हमारे मन में ये शक या संदेह की भावना उत्पन्न होती है? जब हम पूरी लगन के साथ, मन के साथ काम करते हैं तब, या कहीं कोई कमी रह जाती है तब? कब? बताओ आप लोग। अगर पूरे लगन के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जब हम काम करते हैं तब हमारे मन में शक या संदेह होता है, या जब काम करने के दौरान हमारे भीतर किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है, या हम काम पूरे मनोयोग के साथ या मन के साथ नहीं करते हैं तब? बताइए आप लोग पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। संदेह या शक की स्थिति कब होती है? जब पूरे मन और लगन से काम करेंगे तब, या कहीं ना कहीं कोई कमी रहेगी तब? मेरा प्रश्न यही है आप लोगों से। चैट के माध्यम से दीजिए आप लोग उत्तर। जैसे ही आप उत्तर ये मुझे बता दो कि यहीं पे आपका संदेह वाला जो भेद है ये क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा आपके सामने। जब कमी रहती है, वेरी गुड, यानी जब हम पूरे मन के साथ किसी कार्य को नहीं करते हैं। देखिए उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। शायद आज बारिश हो, मैंने मान लीजिए बाहर मौसम, आज आप लोग देखिए तो क्या आकाश में बादल नजर आ रहे हैं, काम नहीं करते, वेरी गुड सहेल का। देखिए आज हम लोग क्या है, बाहर देख रहे हैं कि बादल पूरा आसमान में, आप लोग क्लास कर रहे हो, बाहर का भी दृश्य अगर देखो तो आसमान में बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं, तो हम लोग को क्या लगेगा? हम लोग बोल सकते कि बारिश होगी ही होगी। अगर मौसम विभाग की कोई सूचना हम लोगों को मिली है तो अलग बात है, अगर सूचना नहीं मिली है तो हम लोग क्या बोलेंगे? आज बारिश होने की संभावना है, या हम लोग क्या कहेंगे? शायद आज बारिश होगी। और जब बादल बहुत ज्यादा हो तो कई बार ये भी बोलते हैं कि शायद आज धूप निकलेगी, क्या कह सकते, धूप निकलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। यानी संदेह वाचक जो वाक्य है इसका एक और नाम है संभावना। इसको हम लोग संभावना तक वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि एक संभावना यहां पे रहती है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये था 6 नंबर, संदेह। इसके बाद है विस्मयादि बोधक या मनोवेगात्मक। 7वां भेद है विस्मयादि बोधक या मनोवेगात्मक। आप अगर इसमें भी देखें, विस्मय का अर्थ क्या होता है? आश्चर्य होना। मनोवेगात्मक माने मन से उत्पन्न होने वाले वेग, यानी वेग माने आवेग, भावनाएं। ताजमहल को देखकर क्या बोलते? वाह ताज। और जब चोट उठ लग जाती है तो क्या बोलते हैं? कौन सा शब्द निकलता है? आह, उफ। जब किसी को कुछ बोलते तो ओ, आ, उफ, ये सारे निकलते हैं। जब कोई सुंदर चीज देखते तो बोलते हैं वाह, आहा। तो ये सारे शब्दों का संबंध क्या है? छी। जब कोई घृणित वस्तु देखते हैं
छी छी बोलते हैं तो हम लोग। तो ये सारे क्या है, विस्मयादि बोधक है, या मन से उत्पन्न होने वाले जो वेग है, आवेग जो है, जो विभिन्न प्रकार की घटनाओं को देखकर, मैंने जब क्या होता है अच्छी चीज देखते हैं तो वहां करते हैं, जब चोट उट लगती है, तकलीफ होती है, कष्ट होती है तो आ ओह बोलते हैं। जहां वाह आहा है, सुन क्या अच्छी चीज देखने के संदर्भ में, खूबसूरत चीज देखने के संदर्भ में। और जब कोई गंदी चीज देखते तो छी या घृणा के बोध करते हैं हम लोग। तो ये था विस्मयादि बोधक या मनोवेगात्मक। यहाँ पे मान लीजिए कि इन वाक्यों में क्या होता है, विस्मय है, आश्चर्य है, घृणा है, प्रेम है, हर्ष है, शोक है, ये सारे भाव जो है उत्पन्न होते हैं, जिसपे अभी मैंने चर्चा की आप लोगों के सामने। यहाँ पे मान लीजिए 2-4 उदाहरण है। देखिए हाय, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है ये है, क्या है ये? यही है विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह में हम लोगों ने देखा था कि प्रश्न का निशान बना हुआ था, उसी प्रकार विस्मयादि बोधक चिन्ह में विस्मय, यानी ये जहां भी चिन्ह रहेगा, निशान रहेगा, वहां पे विस्मयादि बोधक वाक्य या मनोवेगात्मक वाक्य होगा। जहां पे हर्ष हो सकता है, घृणा हो सकता है, शोक हो सकता है, तो ये जहां भाव मन में उत्पन्न होंगे और जिस वाक्य में ऐसे अर्थ की अभिव्यक्ति होगी, वहां पे होगा विस्मयादि बोधक या मनोवेगात्मक वाक्य। अगला जो भेद है और 8वां भेद है संकेतवाचक वाक्य। ये मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को कैसे आप लोग अर्थ के आधार पर वाक्य की पहचान करेंगे, कैसे अर्थ के आधार पर वाक्य को पहचानेंगे कि ये अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है। उसके बाद एक प्रश्न जो होगा वो होगा कैसे इसका परिवर्तन करेंगे। मैंने मान लीजिए कथनात्मक है या विधानवाचक कोई वाक्य उससे नकारात्मक बनाने के लिए कह दे, या इच्छावाचक में परिवर्तित करने के लिए कह दे, या प्रश्नवाचक में परिवर्तित करने के लिए कह दे। मैंने किसी भी वाक्य को लेकर किसी में भी बदलने के लिए जो ये 8 भेद हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कहा जा सकता है। तो 8वां है संकेत वाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, संकेत का अर्थ क्या होता है? इशारा। संकेत का अर्थ क्या है? इशारा करना, किसी की तरफ दिखाना या किसी के बारे में बताना, वो भी किससे? इशारा के माध्यम से। तो यहां पर क्या है, मान लीजिए इन वाक्यों में क्या होता है, किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है, इसलिए संकेतवाचक को कई बार शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। संकेतवाचक को क्या है, कई बार इसका एक नाम दिया गया है और शर्तवाची। इसका प्रयोग देखना आप लोग अकस्मात या अचानक कई बार कर जाते हो। चलो शर्त लगा लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बाजी के संदर्भ में दे सकते हैं। बाजी के संदर्भ में कहते हैं ना कि चलो शर्त लगी इतने इतने की, लेकिन यहाँ पे वो शर्त नहीं है, यहाँ पे कोई बाजी नहीं लगाना है। यहाँ पे जो शर्त है कहीं ना कहीं उसके करीब जा सकते हैं, लेकिन उसी संदर्भ में, बाजी के संदर्भ में इसको नहीं ले सकते हम लोग। यहाँ शर्त क्या होता है, संकेत करना। हो सकता है ये व्यक्ति वही है, और कई बार हम लोग बोलते हैं नहीं भी हो सकता है, चलो शर्त लग गई। तो यहाँ पे उस शर्त के संदर्भ में, इसको व्याकरणिक संदर्भों में समझना है हमें कि यहाँ पे संकेत किया जा रहा है या इशारा किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कहा गया कि आप दो लोगों का कोई भी एक उदाहरण ले लो, रितिका और सहेलिका मान लो। अगर करिए रितिका सहेलिका से कि अगर हम लोग दोनों मिल जाए ना, या तुम मेरा साथ दोगी, तो लोग बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं और करेंगे, दोनों में अंतर है। आप किस तरफ इशारा कर रहे हो? आप लोग संकेत कर रहे हो कि हम लोग अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं
कि यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो देखना आप लोग यहाँ पे कह दिया गया है, यदि तुम भी मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर वे आज आ जाते तो मेरा काम बन जाता, अगर उसने झूठ न बोला होता तो उसकी नौकरी न जाती। यानी कहीं ना कहीं देख रहे हैं एक शर्त लगा दिया गया है, मैंने संकेत किया जा रहा है कि ऐसा ये होता तो ये होता, ये होता तो वो होता, वो होता तो वो होता। तो ये है संकेतवाचक वाक्य या शर्तवाची वाक्य। इसको शर्त इसीलिए इसके आधार पर इसको शर्त कहा गया है। तो ये था अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 भेद थे। और मैंने बताया कि एक और जिस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे अगली कक्षा में, जिस दिन भी हम लोग आएंगे तो उस दिन हम लोग चर्चा करेंगे कैसे अर्थ के आधार पर वाक्य को भेद का पहचान हम लोगों ने आज किया, कैसे इसका परिवर्तन होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक संकेतवाचक वाक्य दे दिया गया है, अब बोला गया है हम लोगों से उसको विधानवाचक वाक्य में बदलिए। या मान लीजिए कोई एक नकारात्मक वाक्य दे दिया गया है, बोला गया है उसको इच्छावाचक वाक्य में बदलिए। तो अगली कक्षा में हम लोग इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा में अभी आप लोगों के साथ जो मेरी कक्षा थी यही मैं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।